बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज के न्यूज़ वन स्पेशल में हम एक अहम मामले पर बात करेंगे। हुकूमती मुज़रा अपोजिशन अरकान के दरमियान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, इल्ज़ाम तराशी, ज़ातियात पर हमले, ऐवानों में हंगामा आराई का एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो आवाम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। असम्बलियों के अंदर देखें, हम बाहर देखें, शोला बयानी का एक सिलसिला है। सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमती मुज़रा या अपोजिशन अरकान के बयानात इस सिलसिले को मजीद बढ़ाने में मसरूफ है। हद तो ये है कि सानह साहिवाल इतना अफसोसनाक सानहा था, इस जैसे मामलात पर भी एक दूसरे पर तनकीद और नीचा दिखाने से कोई बाज नहीं आ रहा है। और ट्विटर का महाज देखें तो उसे भी संभाला रखा है। सोशल मीडिया पर भी लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। अमलन मुंतखब ऐवानों की सूरत हाल और कारकर्दगी पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो यह कहा जा सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन मुंतखब ऐवानों के वजूद में आने के बाद से अब तक मुल्क को, कौम को दरपेश सुलगते और अहम मसाइल पर बिल्कुल भी संजीदगी नहीं दिखा रही है और इनके हल की जानिब पेशरफ्त के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के बाइस मुल्क में नई मायूसी ने अब जन्म लिया है, क्योंकि मुंतखब अरकान ने आवाम के मसाइल के हल और पार्लिमानी निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात खातिर खा नहीं किए हैं। अब तक क्या इक़दामात किए, किस कदर कानून साजी हुई है, ये जानेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। हमारे साथ इस्लामाबाद से सीनियर तज्जियाकार एयर मार्शल टाइट शाहिद लतीफ़ साहब और सीनियर तज्जियाकार अजीम चौधरी साहब इस्लामाबाद से होंगे, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब ने। रसूल बख्श रईस साहब, आपसे ही आगाज करूंगा। अपर चैम्बर हो, लोअर चैम्बर हो, कोई भी असेंबली हो, अवामी नुमाइंदे रोजाना एक दूसरे के खिलाफ तनकीदी तीर चलाने में मसरूफ है। अल्फाज के इस्तेमाल में भी किसी एहतियात से कोई काम नहीं लिया जा रहा, जिससे अवाम पर एक मनफी तासुर जा रहा है। जातियात को भी निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। ये रुझान सियासी माहौल के लिए किस कदर नुकसानदेह? देखिए, ये जमहूरियत के लिए भी और जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, उन की साख के लिए भी नुकसानदेह है। ये देखें, ये वही सियासत है जो जमहूरियत की दूसरी बहाली के बाद शुरू हुई, आज से तकरीबन 40 साल पहले। उसमें और आज 2019 में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि कभी गर्मी और कभी नरमी, कभी धीमापन और कभी हंगामा आराई। ये 1988 में जब दूसरी बार जमहूरियत की बहाली हुई, वो इंतखाबात हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई, तो मुस्लिम लीग ने उस वक्त ये तहैया कर रखा था कि इस हुकूमत को आगे हमने चलने नहीं देना। और हुआ ये कि 2 साल के अंदर वो हुकूमत चली गई। फिर जब उनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी मुस्लिम लीग नून की, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहैया किया कि हम इनको चलने नहीं देंगे। चलने नहीं देंगे कि जो सियासत है हिज़्ब इख्तलाफ की, वो हमने जो पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि यह हुकूमत आगे ना चल सके, क्योंकि जो मैंडेट है मुनकसम आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, वाज़े तौर पर एक अक्सरियत वाली जमात पैदा नहीं हो सकी अभी तक। और ये एक जमहूरियत के लिए मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदा मंद है, ताकि ताकत का तवाज़ुन मुख्तलिफ इदारों के दरमियान में बटा रहे। तो उससे जो एक रुकावट पैदा होती है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम ना करे जो मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। जो पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर जब वाज़ेह अक्सरियत रही है 10 साल तक, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे किए गए, तो उन्होंने जो उसको पंजाब को भी तबाह किया है, एनवायरनमेंट को भी तबाह किया है। मैं मिसाल देता हूँ कि साहिवाल में जो कोयले का प्लांट है कि इम्पोर्ट हो रहा है, आप वहाँ पर सिंध में क्यों नहीं लगाते कि जहाँ से करीब ही है और वहाँ से आप शिप करके ले आ रहे हैं और साहिवाल में आप पैदा कर रहे हैं। को रोकने वाला कोई नहीं था, अपोजिशन की बात नहीं सुनी गई थी। तो ये हंगामा रही जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो 3-4 बड़ी जमातें हैं जो माजी में 40 साल तक किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में रही हैं, अब उन्होंने तहैया कर रखा है कि
पीटीआई की हुकूमत को ठीक है सर, कामयाब नहीं आपका होने पॉइंट देना। है। शायद क्योंकि लतीफ अगर ये साहब, कामयाब हो गई तो अवामी फिर उनके लिए मसाइल का मुश्किल हल हो तो जाएगी। दूर, अवामी नुमाइंदे तो अहम मसाइल पर बात भी नहीं कर रहे हैं। ये निज़ाम किस तरह चलेगा? देखें, पाकिस्तान का अरसा दराज से यह कल्चर बन चुका कि जो अवामी नुमाइंदे, खासकर जिनका काम है मुल्क को आगे लेकर चलना, क्योंकि अवाम जिन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर इतने सारे वोट देकर असम्बलियों तक पहुंचाती है, उनकी तवक्कुआत यही हैं कि वो अवामी मसाइल को हल करें, अवाम की नुमाइंदगी वहाँ करते हुए जो मुल्क के लिए तरक्की के काम हैं और जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल करते हुए इस मुल्क को आगे लेकर जाए। अगर आपके मकासद में वो चीज़ ही शामिल नहीं और सिर्फ शोर शराबा करना है असेंबली में बैठे हुए, खासकर हम मानते हैं कि जो अपोजिशन है उसका काम है कि अवाम की नुमाइंदगी करे, हुकूमत का तो यह काम है कि वो अपने गुन गाएगी, तारीफें करेगी और यूं आगे चलेगी, मगर जो अपोजिशन है असल में तनकीद करना उनका काम है और हुकूमत को हर वक्त मुहतात रखना उनका काम है। मगर इसका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे, जो कि हमने शेवा अपना रखा है। यानी मकसद यह होना चाहिए कि हम हुकूमत पर तनकीद करें और जो गलत काम हो रहे हैं, जो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहे, उनके ऊपर बहस करें, मगर वो तो होने नहीं देते। आप देख लीजिए सर जो इसके इनके बरक्स असल अगर काम हम है, देखें तनकीद अपोजिशन की जानिब से होती है तो हुकूमती बुज़रा का रवैया बड़ा मायूस कुन है। वो उनसे ज्यादा सख्त बयान देकर समझते हैं कि काम पूरा हो गया, अमली तौर पर इकदाम नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से है ना ये, मैं समझता हूं ये एक तरह की रेस है कि इतना शोर मचाओ कि तनकीद भी दब जाए और तनकीद वाले इतना शोर मचाएं कि हुकूमत को काम ही ना करने दें। मैं समझता हूं दोनों में एक रस्साकशी है, ये एक मैच है और दोनों इस मैदान में जीतना चाहते हैं कि कितना कोई ज्यादा शोर मचा सकता है, एक दूसरे के नाम बिगाड़कर कैसे पुकार सकता है, ताकि बहस जो है वो असल काम की बजाय इन्हीं चीजों पर फोकस होकर, बहस असल काम के बजाय इन चीजों पर फोकस हो जाए, कौन ज्यादा चीख सकता है इसका मुकाबला। अजीम चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। साहने साहिवाल जैसे अलमिये पर भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ खूब तनकीद की, इस मामले पर भी सियासत की दुकान चमकाई गई है। आप इस रवैये पर क्या कहेंगे? जब किसी मुल्क में, और ऐसे मुल्क में जिसकी मईशत अच्छी ना हो, जहाँ सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, जहाँ जमहूरियत पनप न सकी हो, जहाँ तवील अरसा डिक्टेटरशिप रही हो और उसके असरात मौजूद हों, जहाँ इस बात की हर वक्त कोशिश की जाए कि जिम्मेदारी अपनी दूसरों के कंधों पर डाल दी जाए, जहाँ जमहूरी पार्टियां या सियासी जमातें खुद अपने अंदर जमहूरियत कायम न कर सकी हों, और ऐसे ममालिक जहाँ सानेहात और वाक़यात की वजह से छोटी सोच की और कम सोच की सियासी क़यादत पनप कर सामने आ जाए, वहाँ जिम्मेदाराना फैसले और दानिशमंदाना तरीके के साथ हुकूमत को चलाना आसान नहीं होता, बल्कि हुकूमतें वहाँ चला ही नहीं करती। आप पाकिस्तान की रियासत के मामलात को पिछले 70 साल में देख लीजिए कि हर कुछ अरसे के बाद हम एक नई हमाकत करते हैं और उस हमाकत के नतीजे में हम ऐसे इश्यूज को पैदा कर देते हैं और उन इश्यूज पर हम सियासत करने की कोशिश करते हैं जिनका आवाम से ताल्लुक नहीं होता। या तो वो हम पुलिस को डिफेंड कर रहे होते हैं या हम किसी और को डिफेंड कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की असेंबलियां जब सरकारी मुलाजमीन के मुलाजमों के तौर पर काम कर रही हों और उनके गलत इकदामात को डिफेंड करने के लिए खुद झूठ बोल रही हों, वहां पर यही कुछ होगा जिसका आप, मैं, रईस साहब या एयर मार्शल साहब जिक्र कर रहे हैं। ये जो साहिवाल का वाकया है, दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसे गैर तरक्की पसंद या गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इसका तसव्वुर नहीं होता था। अब ये वाकया हो गया कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, लोगों को मार दिया, गाड़ी रोक ली, गाड़ी साइड पे लगा ली। लोगों को जिंदा गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ये कहा जाया करता था कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। अब पुलिस ने अगर जाने लेने का ठेका कर लिया है तो फिर उसके नतीजे में आपने देखा कि आज सेनेट की एक्टिव
कमेटी ने आईजी के साथ क्या सलूक किया और आईजी साहब ने वहां जो जबान इस्तेमाल की, उसके नतीजे में पार्लियामेंटेरियंस उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी मिट्टी पलीत करके रख देंगे। पार्लियामेंट का काम एहतसाब करना होता है, सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी के तौर पर पार्लियामेंट एक्ट नहीं किया। ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, अजीम चौधरी आपका पॉइंट है। रसूल साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर क्यों सियासतदानों ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया? अहवालों के अंदर दर्जा हरारत बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब के सरगर्म अरकान जो हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी क़यादतों को आशीर्वाद हासिल है? देखें, तारीख से तो वो सबक हासिल करते हैं जिन्हें तारीख पढ़ने का मौका मिला हो और वो सलाहियत मौजूद हो, वो दानिशमंदी मौजूद हो, वो तजर्बा मौजूद हो कि वो तारीख से कोई सबक भी हासिल कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो काम करें या ना करें, करप्शन करें या ना करें, और वो मुंतखब होते रहेंगे जब तक कि अवाम उनको मुंतखब करती है। और अवाम जब उनको मुंतखब करती है, इस बुनियाद पे ये तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई जो पंजाब तक आई, कि लोग हुकूमत की कारकर्दगी को देख के वोट देते हैं। ये अगर इंतखाबी अमल इस तरीके से चलता रहे, जमहूरियत में इसी तरीके से रवानी रहे, तो हम इसको बेहतरी देखेंगे। लेकिन इस वक्त भी जो एक, तो क्या आप समझते हैं सर, फयाज चौहान हो, फवाद चौधरी हो, या अगर दूसरी जानिब आए एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी को देख लें तो वहां से भी सईद गनी, मुर्तजा वहाब खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। उनके साहबजादे और इनकी क़यादत की आशीर्वाद हासिल है और उनके दूसरे रिश्तेदार वो मुंतखब होते रहते हैं। तो जब तक के इंतखाबी सियासत की बुनियाद यही रहेगी तो ये तारीख से सबक हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तारीख से सबक हासिल नहीं कर सकेंगे। शाहिद लतीफ साहब, आप क्या समझते हैं, महंगाई का तूफान इसने आवाम को परेशान करके रख दिया, गुज़िश्ता हुकूमती की पॉलिसियों के बायस हुआ या फिर नई हुकूमत के इक़दाम से? क़तई नज़र इसके कि ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या प्लान नजर आ रहा है आपको? देखें, जो आपका पहला सवाल है कि ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ये कमजोरी किसकी है, कोताही और ये कसूर किसका है? मैं ये समझता हूँ कसूर सबका है। हम ये नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत जो है वो कर गई थी और आने वाली हुकूमत ने काम खराब कर दिया, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जो कर्जों का अंबार था इस मुल्क पर वो सबके सामने है। जो पॉलिसीज गलत फॉलो की जा रही थी उनके इफेक्ट्स तो आपको नजर आने थे ना। 5 साल ये हुकूमत काम करती रही और मुल्क की इकोनॉमी कहां ले गए वो सबके सामने है। ये जो बोझ आना था ये तो आना था, मगर अब देखने वाली बात यह है कि जो हुकूमत अब आई है, क्या इसको ये नजर नहीं आ रहा था कि जब वो हुकूमत लेने जा रहे हैं, जब वो इस मुल्क का इक्तदार संभालने जा रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजों के साथ उन्हें निपटना है। इसीलिए तो कौम ने इस मरतबा खासकर पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई। वरना हमने जब से होश संभाला, हम तो मेरी बारी तेरी बारी के नाम पर इन्हीं 2 पार्टियों को देखते रहे और इनमें से जो भी एक हिज़्ब इक़्तिदार में बैठी और एक हिज़्ब मुखालिफ में बैठी, और जो मुखालिफ में बैठी वो सिर्फ नाम के तौर पर मुखालफत करती रही, एक दूसरे का ये साथ देते रहे। ये वजह है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की की राह पर नहीं चला। एक दूसरे को माफ भी करते रहे, लूट फूट होती रही। तो शायद साहब मुख्तसर सर रिप्लाई कर दे, हुकूमत के पास कोई प्लान नजर आ रहा है आपको मसाइल से निपटने का? मैंने इसी तरफ इशारा किया कि हुकूमत के पास फौरी तौर पर पहली बात तो ये कि कौम को, लोगों को रिलीफ देने के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए थी। अब तनकीद हो रही है ना, मसलन ये जो आपकी डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की, इसका मकसद क्या था? शायद मकसद ये था कि बरामदात में इजाफा करें। वो इतना सारा आपका फिर से कर्ज बढ़ गया। दूसरी तरफ आपका लोकल लेवल पर आपने सूद बढ़ाया, उसमें भी आपके कर्जे लोकल थे, वो बढ़ गए। तो इकोनॉमी असल में सब चीजों की बुनियाद है। अवाम को अभी तक रिलीफ नाम की चीज नहीं मिली, ये वो सबसे बड़ा नुक्ता है और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अवाम को अब तक रिलीफ नहीं मिला। अजीम चौधरी साहब, पानी की किल्लत, सूबों के इख्तियारात, नैब की कार्रवाइयां और दीगर अहम उमूर हैं जिन पर विफाक और सिंध में कशीदगियां बढ़ती नजर आ रही है, ये कम नहीं हो रही। सिंध सरकार की
तब्दीली की खबरें भी गर्दिश करने लगी थी गुज़िश्ता दिनों, अब एक बार फिर से ऐसी बातें हो रही है। सूरत हाल की बेहतरी में कोई राह निकल सकती है, आप समझते हैं? देखिए, सूरत हाल उस वक्त तब्दील होगी जब मिजाज तब्दील होगा, जब मिजाज जमहूरी होगा। अगर ये पता हो 3 जमातें मौजूद हैं और हर जमात का कारकुन ये समझे कि बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर वोट मिल जाएगा, नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिल जाएगा, इमरान खान के नाम पर वोट मिल जाएगा, तो असेंबली की प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकेंगी। वहां यही कुछ होगा जो हम रोज देख रहे हैं। तरीकाकार तो ये है कि असेंबली के अंदर तहरीक इल्तवाए कार आए, वहां पर तवज्जो दिलाओ नोटिस लाया जाए, वहां तहरीक इस्तेहकाक हो, वहां सवालात हो, वहां लेजिस्लेशन की जाए, वहां पाकिस्तान के हालात पर गुफ्तगू की जाए और मसाइल का हल तलाश किया जाए। वो हमारी हुकूमत के पास वसाइल की इंतहाई कमी है, मसाइल बेशुमार है। जिस मुल्क में तालीम की ये सूरत हाल हो जो हमारे यहाँ है, जहाँ रोजगार के ये मामलात हों कि हम लोगों को चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो कि किसी ना किसी तरह हम आपको कोई नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी हम दे ना सके हों या दे ना सकने की सलाहियत रखते हो, तो उसमें आप मुझे बताइए। और वज़रा ऐसे हों जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके महकमों में क्या कुछ हो सकता है और क्या होना चाहिए। विजनरी लीडरशिप की पाकिस्तान में कमी है। पाकिस्तान की लीडरशिप जब तक विजनरी नहीं होगी, जब तक उनको बिल्कुल क्लियर ये पता नहीं होगा कि हमारी मंजिल है क्या और हमें अपनी मंजिल के रास्तों बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, विजनरी लीडरशिप की पाकिस्तान में कमी है। अजीम चौधरी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ ब्रेक की जानिब जाना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से वजीर आजम को मुसलसल सेलेक्टेड करार दिया जा रहा है। उनका यह बयान इंतखाबी, वो खुद भी इस इंतखाबी अमल से गुजरे हैं, तो किस हद तक पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर कर रहा है। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हम मुसलसल 6 माह से देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हो या दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से वजीर आजम इमरान खान को सेलेक्टेड करार दिया जा रहा है। रसूल बख्श रईस साहब, ये रहनुमा खुद भी इसी इंतखाबी अमल से गुजर कर ऐवान तक पहुंचे हैं, तो इस तर्ज अमल पर क्या कहा जा सकता है? पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी किस हद तक मुतासिर हो रही है? देखिए, इस बयानिए की एक तारीख है कि जब बेनज़ीर भुट्टो मुंतखब होके आई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो गिरोह है वो ये कहता था कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया ये था नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ये एक फौजी डिक्टेटर ज़िया-उल हक साहब की पैदावार है। ये बड़ी देर तक चलता रहा कि एक दूसरे के सियासी वजूद को मानना ही नहीं और ऐसी कोई चीज़ निकाल के ले आनी है जिससे कि वो उनकी ताकत डीलेजिटिमाइज हो, अवाम के जहन में ये तासुर पैदा किया जाए कि ये पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया बल्कि किसी और ताकत ने करवाया है। ये दोनों का ये बयानिया था। इमरान खान का और तरीके इंसाफ का आना, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है पाकिस्तान के अंदर, तारीखी तब्दीली है। वो जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जो खानदानी पार्टियां हैं दोनों, ANP एक खानदानी पार्टी है, JUI ये खानदानी पार्टी है, अचकज़ई खास, ये 5 पार्टियां हैं। उन्होंने जब देखा है कि एक नई ताकत का उभरना और एक नए लीडर का जिसका कि माजी में किसी सियासी साया या छाता नहीं रहा जिसमें कि वो परवान चढ़ा हो, तो उसको किस तरीके से डिस्क्रेडिट करना है अवाम की नज़र में, ये तो तहरीक उनकी उस वक्त जारी हो गई थी जिस वक्त हम इलेक्शन के रिजल्ट्स बता रहे थे, और ये मकालमा ये इसी तरीके से जारी रहेगा। असल बात यह है कि ये जो तारीख का धारा है ये वापस ना तो उस जमाने में जा सकता है जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये एक धारा चल पड़ा है। इससे हो सकता है कि नई क़यादत, नई सियासी जमातें, नई ताकतें पैदा हों,
लेकिन माजी को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, ये मेरा ख्याल है। माजी को और उसके लिए ये एक मुकम्मल करने दे मुझे बात, मैं जो बात करूँ ये है कि जो नई सियासी हकीकत है और जो पुरानी नाम नहाद हकीकतें हैं उनके दरमियान में यह टकराव होके रहना है। ये देखिए अगले 6 महीने में इसका मामला तय होता है, 3 साल में होता है, 4 साल में होता है या 5 साल में होता है, एक ने ख़त्म होना है। ये गैर फितरी तवाज़ुन इस वक्त पाकिस्तान में कायम है कि एक को गिराया जाने की कोशिश की जा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, दूसरी जानिब से अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। अब बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। ये जो 40 साल में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, किसी को ख्याल आया था कि इनको ख़त्म करना चाहिए, कि सरकारी ज़मीनों को कब्जा है और वो कौन करवा रहा था? अगर ये मईशत में जो सफारतकारी की वजह से जो कुछ हम बाहर से ज़र मुबादला ले आए हैं वो अगर ना मिलता तो पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल होनी थी। ठीक है, आपका नुक्ता है। शायद लतीफ़ साहब, आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? अपोजिशन रहनुमाओं का, अपोजिशन लीडर का और अपोजिशन तमाम ही अपोजिशन है, इसका वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड कहना, जबकि वो खुद इसी अमल से गुजरे हैं, तो खुद पर ही वो सवालात उठा रहे हैं। इस तर्ज अमल पर क्या कहा जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि उनके पास सिवाय इसके इस तरह की पॉलिसी के और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो तो 40 साल से भी ज्यादा हुकूमतें जो उन्होंने की, जैसे मैंने भी पहले कहा कि मेरी बारी और तेरी बारी के नाम पर पाकिस्तान को जिस तरह लूटा गया, पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। अजीम चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं है? आप मुत्तफिक होंगे रसूल बख्श रईस साहब की इस बात से कि अगले 6 महीने में या फौरी तौर पर या बाद में किसी एक ग्रुप ने खत्म होना है, या माजी की सियासी जमातों ने, या जो अब बरसर इख्तिदार आई है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ हकायक आपके सामने। जी सर। 1970 के इंतखाबात के बाद शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनना था, लेकिन वजीर आजम बने जुल्फकार अली भुट्टो साहब। जिसने बनाया उसको पता है किसने बनाया जी। और 1977 में मार्शाल्लाह लग गया। 85 के इंतखाबात हुए तो आइन में ये दफा डाल दी गई कि सदर इंतखाब करेंगे वजीर आजम का, और मोहम्मद खान जुनेजो साहब वजीर आजम बन गए। फिर बेनजीर साहिबा भी उसी आइन के तहत वजीर आजम बनी, जिसमें लिखा हुआ था कि सदर नामजद करेगा, और उनको नामजद करने में असलम बेग साहब और अमरीका का हाथ था। 88 में फिर यही सूरत हाल थी, 90 में फिर यही सूरत हाल थी, 93 में फिर यही सूरत हाल थी, 97 का इंतखाब भी 93 के इंतखाब के रद्द-ए-अमल के तौर पर था। फिर मार्शल्लाह आ गया, फिर वजीर आजम जमाली आए, फिर चौधरी शुजात आए, फिर उसके बाद शौकत अजीज आए, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी आए। पीपल्स पार्टी को 4 दफा इक्तदार, फौज, स्टैब्लिशमेंट, अमरीका, जिसको आप मर्जी कह ले, उसकी मदाखलत पर मिला, और इसी तरह PMLN को मिलता रहा 3 दफा। अब सूरत हाल यह है कि वो तमाम लोग जो सिलेक्टिव होने की बुनियाद पर पॉलिटिक्स किया करते थे, उन्हें पता होता था कि अब एक को निकाला जा रहा है तो मेरी बारी है, उनकी जबान से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इस दफा इंतखाबात में 3 जमातें सामने थी, और एक ऐसी जमात जिसने जमूत को तोड़ा पाकिस्तान के सियासी, और एक नई राह निकालने की कोशिश की, उसका वजीर आजम मुंतखब होकर सामने आ गया। वो अकेले मुंतखब नहीं हुए, उनके साथ मखलूत हुकूमत के तौर पर दूसरी पार्टी शामिल हुई और उनका नंबर पूरा हो गया। अब जबकि वो नंबर बहुत थोड़ा है, अपोजिशन की यह कोशिश है कि उस नंबर को डिस्टर्ब किया जाए और ऐसे मामला पैदा किए जाएं कि ये कहा जाए कि ये चल नहीं सके और हम ही चला सकते हैं और हम ही इनसे बेहतर हैं। अब वो उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बजाय एक नई सिलेक्शन चाहते हैं, जो मेरा यकीन है कि अगले 4.5 साल तक किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अंजाम की तरफ जा रही है, और ये अंजाम जल्द हो जाएगा। ठीक है, यही अंजाम PMLN का भी होता देख रहे हैं आप? PMLN अभी कुछ अर्सा तक तो चलेगी। ठीक है, कुछ अर्सा तक चलेगी। एक ब्रेक की जाने में जाना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को कि जो डेमोक्रेसी है इसके लिए पार्लियामेंट का ना चलना किस हद तक नुकसानदेह है। आज भी वॉकआउट कर दिया गया अपोजिशन की जानिब से,
अपोजिशन ऐसा लग रहा है बहाने ढूंढती है वॉकआउट करने के, और हुकूमती वुज़रा उन्हें भरपूर इस किस्म का मौका देती नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि मुसलसल अपोजिशन जमातों की जानिब से असेंबली का वॉकआउट करना मामूल बनता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को असेंबली में आने का कहते हैं, मगर जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली आए तो फिर उन पर फिक्रे कसते भी नजर आ रहे हैं। ये शिकायत आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने की है। शाहिद लतीफ साहब, क्या समझते हैं आप, किस जानिब इशारा है अपोजिशन का ये रवैया, और हुकूमती वुज़रा, हुकूमती अरकान आखिर मौका क्यों दे रहे हैं उनको इस तरह के वॉकआउट करने का? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अगर इन्हीं चीजों में आप बटे रहेंगे जो कि अपोजिशन चाहती है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इसीलिए इनको मुख्तलिफ चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि इनका ध्यान असल काम से हटाया जाए, क्योंकि पिछली दोनों हुकूमतें काम न करने की वजह से लोगों ने उनको रद्द कर दिया। अब ये हुकूमत जो है ये तब्दीली का नारा लगा के आई है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, तारीखी तब्दीली है पाकिस्तान में। ये मौका इस हुकूमत को खोना नहीं चाहिए। इन्हें कारकर्दगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपके सामने तारीख भरी हुई है, और इमरान खान साहब के कुछ जो आइडियल्स हैं उनमें तुर्की एक सरे फहरिस्त है। आप तुर्की की तारीख को देखें कि तैयब एर्दोआन साहब जो हैं उन्होंने कारकर्दगी के जरिए जो लोग हैं उनको अपने साथ मिलाया है, और आज ये तुर्की वहां तक पहुंच गया। यानी जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो पर कैपिटा इनकम कोई $3000 से ज्यादा नहीं थी। आज तुर्की में पर कैपिटा इनकम $12,000 है। यह तुर्की जो है $25 बिलियन का मकरूज था। आज यही तुर्की जो है वो डोनर बन चुका है कि वो पैसे देता है लोगों की, मुल्कों की, जो गरीब मुल्क हैं उनकी मदद के लिए IMF में शामिल हो चुका है डोनर की एजेंसी के तौर पर। और यही वजह है कि जब कुछ अरसा पहले वहां पे एक किस्म का राइट हुआ तो लोग जो हैं वो टैंकों के सामने लेट गए। उन्होंने कहा कि हम ये जो हुकूमत है इसके ऊपर धावा आपको नहीं बोलने देंगे, लिहाजा वहां से फौज हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐसा ये सारी दुनिया ने देखा था। रसूल भाई साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि मौजूदा सियासी कशीदगी जो चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं और अरकान के दरमियान, इसके बायस जो हुकूमत मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रही है, जो मुआशी सरगर्मियां हैं, इस पर भी इसके मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल में ये जो शोर गुगा है वो सिर्फ इसीलिए है कि जो मुआशी इस्लाहात और दीगर इस्लाहात हुकूमत कर रही है वो कामयाब ना हो, क्योंकि उसकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, अवाम की कामयाबी है, लेकिन ये जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तो नाकामी है। वो अपनी सियासत को देख रहे हैं, और हमेशा अपनी सियासत को, अपने ख़ानदानों को उन्होंने हमेशा नवाजा है और दोस्तों को नवाजा है। जितना बड़ी बड़ी पार्टियाँ उनकी तारीख आप देख लें, मैं हकायक आपके सामने है उनके सामने रखें। ये मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को वो काम करने चाहिए जो उनका मंशूर है, जिनकी बुनियाद के ऊपर वो मुंतखब हो के आए हैं। आज मसलन जो एक पॉलिसी आई है, आज आई है या कल आई है, जो अखबारों में तो आ गई है कि वीज़ा पॉलिसी को किस तरह से लिबरलाइज किया गया है कि उससे लोग पाकिस्तान में आएंगे। और उसमें स्टेटिस्टिक्स भी दिए हुए हैं कि जो तुर्की है, जिसकी मिसाल एयर मार्शल साहब दे रहे थे, कि $40 बिलियन सिर्फ वो कमाते हैं टूरिज्म से, और हमारे पास क्या कुछ नहीं है। और इमरान खान ने जो टूरिज्म है और जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग जाएं और बाहर से भी लोग हैं, कि इस्लाहात जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो हुकूमत को करनी चाहिए। नतायज जो है जल्दी नहीं निकलते, अवाम को रिलीफ जल्दी नहीं मिलती, जो एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। ठीक है, नतायज जल्दी नहीं निकलते हैं, हमें इसके लिए इंतजार करना चाहिए। अजीम चौधरी साहब, मुख्तसर आप भी रिस्पॉन्ड कर दें, जो रवैया पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, इससे जो मुआशी इस्लाहात हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, इस पर कुछ मनफी असरात पड़ते देख रहे हैं आप? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश किया कि ये हुकूमत जमूत तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सियासी जमात जमूत तोड़ चुकी है। ये 18वीं सदी 19वीं सदी की हुकूमती तर्ज जो थी उसको 21वीं सदी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रही और वो इसके साथ कॉप भी नहीं कर सकेंगे। इस तब्दीली को होना है
जितनी जल्द होगी उतना अच्छा होगा। इस तब्दीली को होना है, जितनी जल्द होगी उतना अच्छा होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, अजीम चौधरी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मेहमानों का बहुत शुक्रिया देने के लिए। प्रोग्राम आपने देखा, पार्लियामेंट को चलना चाहिए, इसकी राह में रुकावटें जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए अच्छी नहीं है। मुआशी सूरत हाल हो या फिर दीगर अहम इशूज जो हुकूमत हल करने की कोशिश कर रही है, इनके हल के लिए जमहूरियत का तसलसल बहुत जरूरी है। और जमहूरियत के चलने के लिए जमहूरियत की दावेदार जमातों को रवैया भी जमहूरी ही बनाना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।